अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और वो है गिरता हुआ एजुकेशन का स्टैंडर्ड और कोचिंग सेंटर्स का एजुकेशन में क्या रोल है। देखिए, हम लोग सभी देख रहे हैं कि शायद ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से है। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में है। ये आई थिंक सिंस लास्ट 40-50 ईयर्स के गवर्नमेंट स्कूल्स में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही टीचर्स हैं। अगर कहीं 10 टीचर्स की पोजीशंस हैं तो उसमें हार्डली 2 या 1 टीचर मिल रहा है। टीचर्स आते नहीं हैं और बच्चों को जो उनका स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अब अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट स्कूल्स को और जो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक तो नाम ही गलत है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई के लेवल का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो मैं कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच मच बेटर दैन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई बहुत अच्छी है और जाहिर है उसमें भी डिफरेंट लेवल के हैं। प्राइवेट कुछ बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम सैलरीज पर टीचर्स है, तो उनका उतना अच्छा नहीं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अच्छे स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। अब सवाल आता है अफोर्डेबिलिटी का। जो फी स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूल्स में इतना ज़्यादा है कि उसमें हर आदमी, गरीब आदमी या कहिए मीडियम क्लास आदमी, अपने बच्चों को आसानी से तालीम नहीं दे पाता। फ़ी स्ट्रक्चर 5,000 से लगा करके 20,000 रुपये महीना तक है। अगर किसी के 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो किस तरह से वहाँ एजुकेशन दिलाएगा। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं उनमें बाय एंड लार्ज पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं हो रही है। वहाँ सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि वहाँ के बोर्ड के थ्रू वो स्कूल उनका एग्ज़ाम कराएं, लेकिन वो भी डिपेंडेंट है आजकल कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। तो बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं और वहाँ पर सीखते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो ये तो है प्राइवेट स्कूल्स का। अब जहाँ तक हायर एजुकेशन का मामला है, हायर एजुकेशन में जो देखने में आया कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये सब जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, इनमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वेयर एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, लाइक JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, AMU हो, जामिया हो, IIMSM हो, आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका स्टैंडर्ड प्राइवेट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब प्राइवेट में जो हो रहा है, देखिए, लगता ये है कि ये सोची समझी साजिश है रूलिंग पार्टीज की या पॉलिटिशियंस की, जिनकी सोच है कि गरीब आदमी ज़्यादा तालीम ना पा पाए और वो मजदूर ही रहे, बिलो द पावर्टी लाइन रहे। उसे, अगर वो बिलो द पावर्टी लाइन रहेगा तो उसे पेट भरने के अलावा कुछ दूसरी नहीं सूझेगी। वो उनके वर्किंग में कभी ना इंटरफेरेंस होगी उसकी, ना वो कभी बोलेगा, ना कोई
उसे ऐतराज़ होगा। लिहाजा एजुकेशन कुछ लोगों तक ही सीमित करी जाए। जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं 11वीं-12वीं के, उनका जो कोचिंग में जो जाते हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर 1 से 1.5 लाख रुपया पर एनम उनसे चार्ज कर रहा है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीब, बाय एंड लार्ज अब तो यही हो रहा है कि गरीब बच्चे जो हैं वो तो स्कूल्स में जाते हैं, सरकारी स्कूल्स में, और अच्छे बच्चे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, एक से एक बेहतर स्कूल है, जिनमें ये समझिए साल का 10-12 लाख का खर्चा भी आ जाता है बच्चे का, हॉस्टल में अगर रहता है। तो वहाँ गरीब तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब ये जो सरकारी स्कूल्स हैं, ये सब की नॉलेज में है कि टीचर्स या तो स्कूल आते ही नहीं, या वो प्रॉपरली सिलेबस ख़त्म ही नहीं कराते, और बच्चों को एक तरह से कन्विंस करते हैं वो कि आप कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करिए। तो जैसा मैंने अभी कहा, जब कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस एक साल की 1,50,000 से कहिए शुरू होती है, 1 लाख 1.5 लाख तक है, तो वो गरीब बच्चे वहाँ कैसे एजुकेशन पाएंगे। लिहाजा वो आगे बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जहाँ तक हायर एजुकेशन का है, नो डाउट इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि रिसेंटली कुछ जगहों पर फ़ीस काफ़ी बढ़ा दी गई, वो गवर्नमेंट एडेड है, फुल्ली एडेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक IITs और बहुत से मेडिकल कॉलेजेस, उसमें अच्छे खासी बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी। लेकिन चूँकि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक बच्चे का कैरियर बनता है, तो पेरेंट्स कर्जा लेकर के भी, ज़मीन बेच कर के भी वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। प्राइवेट कॉलेजेस का जहाँ तक सवाल है, जैसे एक तो हमारे यहाँ प्लानिंग ही नहीं है। अभी उधर 2004 से 2012 के बीच तकरीबन 900 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स यूपी में नए खोल दिए गए थे, बगैर ये सोचे समझे कि कितने बच्चे हमारे 12th मैथमेटिक्स से निकलते हैं, PCM से, और कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से आते हैं, कितने बच्चे इंजीनियरिंग में आएंगे। उसका नतीजा ये हुआ एक तो कि 5-7 साल के बाद ही 25% सीट से ज़्यादा नहीं भर्ती थी 80% प्राइवेट कॉलेजेस में, टेक्निकल कॉलेज में। लिहाजा हंड्रेड्स में बंद भी हो गए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जहाँ तक सैलरीज का सवाल है, आप नाम तो वही दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, लेकिन प्राइवेट्स में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल टीचर से भी कम है, और उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। लिहाजा जाहिर है इतनी कम सैलरी है तो अच्छा फैकल्टी तो अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उन्हें अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ कॉलेजेस में तो ये हो रहा है प्राइवेट में कि वो सितंबर में एम्प्लॉय करते हैं टीचर्स को, और तनख्वाह कितनी देते हैं, 15,000 20,000 बस, और नवंबर में कहते हैं कोर्स ख़त्म कर दो, और उसके बाद फिर कहते हैं कि अब फरवरी में आप आइए, अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिला तो आप हमारे यहाँ जाइएगा। फिर वो फरवरी में नया रिक्रूटमेंट करेंगे और अप्रैल मई तक उन्हें रखेंगे, कोर्स ख़त्म कराएंगे सेकंड सेमेस्टर यानी इवेंट सेमेस्टर का, और उसके बाद उनकी फिर छुट्टी कर देंगे। क्या गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है? वहाँ पर डायरेक्टर्स क्वालिफाइड नहीं हैं, वहाँ पर टीचर्स क्वालिफाइड नहीं हैं, और ना वो क्वालिफाइड क्यों, यहाँ तक इंस्टीट्यूट का सवाल है, मैनेजमेंट का सवाल है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, क्यों वो तनख्वाह ही इतनी दे रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, दे आर इनकॉम्पिटेंट, वो फील्ड में आकर के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इन 90% इंस्टीट्यूट्स थोड़े बहुत लखनऊ में छोड़ दीजिए, नोएडा में छोड़ दीजिए, दिल्ली NCR में छोड़ दीजिए, बाकी 90% इंस्टीट्यूट्स में ना तो लैब है, ना लैब इक्विपमेंट है, ना लैब स्टाफ है। और मार्क्स का जहाँ तक सवाल है,
सेशरन में आंख बंद करके 75 में मिनिमम 70, मैक्सिमम 75। लैब्स में अगर 50 नंबर की लैब है तो 45 और 50 के बीच में वेरी करते हैं नंबर। और देखिए और तमाशा, जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, एफिलेटेड है। वो यूनिवर्सिटी क्या करती है प्रैक्टिकल में, एक एग्जामिनर भेजती है और वो एग्जामिनर भी कैसे अपॉइंट होते हैं, उसमें लेन देन चलता है और उससे कहते हैं आप फला कॉलेज का जा कर के सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल की जितनी भी लैब्स हैं उन सब का एग्ज़ाम आप ही लेंगे। क्या ये मुमकिन है? कोई भी ब्रांच हो उसमें स्पेशलाइजेशन है, हर टीचर हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो सकता है। लिहाजा वो क्या करता है, वो टाइम फिक्स करते हैं वहाँ के टीचर्स के साथ किस दिन आएंगे आप। वो कहते हैं मैं फॉर एग्जाम्पल 15 को आऊँगा, ओके। अब वो 15 को टीचर वेट कर रहे हैं, फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि नहीं आप शुरू करा दीजिए मैं आ जाऊँगा। अब वो शुरू तो वहाँ लैब है ही नहीं, शुरू क्या कराना है। तो वो फिर कहता है कि मैं फला बस स्टैंड या स्टेशन पर हूँ, अब तो टाइम नहीं बचा, आप यही मार्कशीट जो तैयार की है उसे ले आइए, मैं साइन कर दूँगा। लिहाजा उन्हें एक लिफाफा दे दिया जाता है और नंबर सब के अगर 50 की लैब है तो 45 से कम नहीं होते और 50 तक वेरी करते हैं। उसी तरह से सेशन में 99% मार्क दिए जाते हैं, जबकि कभी ये नहीं यूनिवर्सिटी चेक करती कि एक बच्चा अगर 10 थ्योरी कोर्सेज हैं उसमें 9 में तो वो फेल है और इधर लैब में और सेशन में उसके 99% नंबर है। ये कैसे मुमकिन है? तो कम से कम इसे देखना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसमें रिलेशन होना चाहिए। चूँकि वो वीकनेस है बच्चों को तो आपको देना पड़ेगा। वहाँ ना तो लैब है, ना उन्हें लैब कराई गई, ना कभी प्रैक्टिकल कराया जाता है। वही चीज़ आज स्कूल्स में भी आ गई है। इन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स एग्जामिनर आते हैं, मार्कशीट तैयार कर ली जाती है, नंबरों की शीट, मार्क्स अवार्डेड, और उसे साइन कराए जाते हैं, उसे एक लिफाफा दिया जाता है। और अफसोस की बात जो पहले होता था कि 2-3 प्रैक्टिकल दिए, उनमें 2 चूज करना होता था, उसे वो वहाँ परफॉर्म करता था। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर उसका एक डर होता था, वो वाइवा लेता था और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल बैठ करके मार्क्स को फाइनल करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक्सटर्नल इज नॉट कंसर्न, ही इज़ जस्ट बाय नेम, और मार्कशीट तैयार आप इंटरनल करते हैं। और इवन कुछ जगहों पर तो एक बच्चों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं कि भाई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसे पैसा देना है, लिहाजा चंदा वो इकट्ठा करिए और उनसे पैसा लिया जाता है। यही वजह है, इसी की वजह से तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी गिर गई है कि आप जो बीटेक करके निकल रहे हैं उसमें 80% बच्चों को 15,000 से 25,000 के बीच की सैलरी मिल रही है। ज़रा गौर करिए, अगर 15,000 से 25,000 की सैलरी पर काम कर रहा है एक बीटेक, वो क्यों कर रहा है? उसकी भी मजबूरी है, उसे आता ही कुछ नहीं, उन्हें सीखा ही कुछ नहीं, जबकि लाखों रुपया उसने पढ़ने में वहाँ एज ए फीस दी है। तो अगर वो नोएडा में सर्विस कर रहा है, एनसीआर में कर रहा है या बेंगलोर में कर रहा है, तो या ऐसी बाहर दूर घर से दूर कर रहा है, तो एक कमरे का किराया ही उसे 8 से 10,000 रुपये महीना देना पड़ता है। लिहाजा उसकी ज़िंदगी क्या होती है कि 3 और 4 बच्चे मिलकर के एक कमरा लेते हैं, नीचे सोते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी है, उन्हें इतनी सांस लेने की फुर्सत नहीं। और अभी तो चलिए ठीक है, जो उन्हें 15 से 25,000 मिल रहा है वो उनका एक तरह से जेब खर्च है, अपना किसी तरह से खर्च निकालते हैं। लेकिन कल को अगर वो 4 भाई हैं, वो अलग होंगे, पेरेंट्स होंगे नहीं, उन्हें शादी भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें घर भी चाहिए, तो उनका क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम आगे आती हुई नज़र आ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर दे आर गवर्नमेंट एडेड और नॉट, प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एडेड नहीं है कि वो तबाह कर दें आपकी एजुकेशन को, एजुकेशन क्वालिटी को ज़ीरो कर दें। लिहाजा आपका ये शिकंजा होना चाहिए, जो कि नहीं है, चूँकि ये देख लिया गया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी है
कि सब कॉलेज का स्टैंडर्ड देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर देखें, लेकिन वहाँ भी एक बड़ा लेन देन चलता है। अभी कुछ साल के पहले वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के चेयरमैन, जितना स्टाफ हायर ऑफिसर थे, सबको केसेस होते, सबको हटाया गया था, उनके खिलाफ मुकदमे भी खड़े किए गए थे। ये एमसीआई में भी हुआ है। एमसीआई में भी यही है कि बड़े बड़े जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बेहद स्टैंडर्ड कॉलेज, उनका हाई है कि उन्हें तो आप 50 सीट या 10 सीट बढ़ाने नहीं देते, लेकिन प्राइवेट जो 2-2 कमरों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ अनलिमिटेड सीट दे देते हैं, उन्हें A++ आप दे देते हैं। तो ये सब जो आप एजुकेशन में करप्शन लाए हैं, इससे एजुकेशन अगर आपकी बर्बाद हो गई तो ये समझिए मुल्क बर्बाद हो गया। तो एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लगता ऐसा है, ये कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो अच्छी एजुकेशन ना पाएँ और वो बस मज़दूर ही बन के रह जाएँ। चूँकि एक कारपेंटर है, वो 700 रुपये लेता है। 700 रुपये का मतलब पर डे, इसका मतलब होगा अराउंड 21,000 रुपीज़ पर मंथ ही अर्निंग। और बीटेक करने वाला 15,000, इसका मतलब 500 रुपया पर डे। 500 रुपया पर डे तो लेबर ले रही है। दिल्ली में तो लेबर भी 800 रुपया पर डे ले रही है। तो ये चीज़ें, ये लगता है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी हो, रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी, सबकी सोच ये है, हर पॉलिटिशियन की जो ऊपर बैठे हैं उनकी सोच ये है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिराइए। अपने बच्चों को तो हम अमेरिका में पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को सबको कनाडा में पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे तो आ ही जाएंगे अच्छी पोजीशन पर। लेकिन जो यहाँ कॉमन मैन है, उसके बच्चे ना अच्छी एजुकेशन पाएंगे और ना उन्हें अच्छा जॉब मिलेगा। और फिर आप उन्हें 5-5 किलो अनाज दीजिए, उन पर एहसान रखिए कि आप तो भूखे मर रहे थे, हमने आपको अनाज दे दिया, लिहाजा आप हमें वोट दीजिए। तो ये सब सोच है पॉलिटिशियंस की। इससे आपको बाहर निकलना है, सब लोगों को सड़क पर आना है। और देखिए, कोचिंग का जहाँ तक सवाल है, स्कूल में ये जिम्मेदारी है टीचर्स की कि पूरा सिलेबस पूरा करें, जितने वर्किंग डेज हैं वो पूरा करें, स्कूल का जो टाइमिंग से पूरे टाइम में वो वहाँ बैठें, क्लास हो या ना हो बच्चों को गाइड करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करते, और लेकिन वो क्या करते हैं कि वो स्कूल में ना सिलेबस पूरा कराते हैं, ना पढ़ाते हैं, सिर्फ उन्हें इनक्रेज करते हैं कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। और कोचिंग सेंटर 8 बजे, बच्चा 6 बजे उठता है, 8 बजे स्कूल पहुंचता है, 2 बजे स्कूल से आता है, खाना खाया, 3 बज गया, और 3:30-4 बजे वो कोचिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद रात के 8 बजे वापस आता है। ये बताइए, उस चीज़ को जो उसने दिन में स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, रिवाइज किस वक्त में करेगा? क्या वो उस पर इतनी एनर्जी है कि उसे 1 घंटे में जो पढ़ाया जाता है उसे सही तरह से रिवाइज करने के लिए 2 से 3 घंटा चाहिए? तो टाइम कहाँ से लाएगा? और जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी नहीं होगी, रटने से काम नहीं चलेगा, उसका नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। और उसमें सबसे ज़रूरी है कि टीचर्स, अगर कॉलेज का टाइम या यूनिवर्सिटी का टाइम 8 से 4 है या 8 से 2 है, वो वहाँ बैठे। ये नहीं कि एक क्लास लिया और घर जाए, और फिर आ जाए क्लास, कोई होगा लिया और घर पहुँच जाए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ उनकी बायोमेट्रिक, उससे अटेंडेंस भी हो, जिस वक्त निकले कैमरे लगे हों, उनकी चेकिंग भी हो, तभी कुछ सुधार आएगा। सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एजुकेशन बर्बाद हो गई तो मुल्क बर्बाद होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था। हो सकता है मेरी लैंग्वेज बहुत हार्श रही हो, लेकिन आई नो द ट्रूथ। जो हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे BHU हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो। आज टीचर्स वो टीचर नहीं रहे जो हुआ करते थे, उनका वो कमिटमेंट नहीं है। पहले टीचर साइकिल पर सिर्फ चलते थे। मैं जानता हूँ मेरे जितने उस्ताद थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, वो साइकिल पर चलते थे एंड दे वर वेरी हैप्पी। उनके बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं थे। लेकिन अब तो एम्बिशन
ज़रूरत से ज़्यादा हो गए और उसके लिए वो इधर उधर हाथ मारते हैं। जो असल उनकी ड्यूटी है उस पर ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% लोग निभाते हैं, बाकी नहीं निभाते। ऐसा नहीं कि सभी टीचर गड़बड़ हैं, but not more than 20% teachers are honest to their duty। तो यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।